Today we will start with the new topic of बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म दैट इज़ इमल्शन। अभी इससे पहले हमने सस्पेंशन के बारे में पढ़ा था, अब हम इमल्शन के बारे में देखेंगे। दोनों ही बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं, जबकि सस्पेंशन में सॉलिड ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं डिस्पर्शन मीडियम में, और यहाँ हमारा इमल्शन के फॉर्म में दो इमिसिबल लिक्विड फेज होते हैं जिनको हम मिसिबल करने के लिए उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं। बहुत सारे इमल्शन के क्रीम, टॉपिकल, इंटरनल और पेरेंट्रल यूज़ के लिए आप लोगों ने यूज़ किए भी होंगे या मेडिकल स्टोर में देखे भी होंगे, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इमल्शन? इमल्शन किसको बोलते हैं? इट इज़ अ टू फेज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड विच completely incompletely miscible liquid, one of which is dispersed as definite globules in the other. The particle size of the globule range from 0.25 to 25 माइक्रोन। जबकि हमने सस्पेंशन में देखा था उसमें 0.5 टू 5 माइक्रोन तक की रेंज थी, इसमें पार्टिकल साइज की रेंज 0.25 टू 25 माइक्रोन तक की है। एन इमल्सिफाइंग एजेंट और मैकेनिकल एनर्जी आर नीडेड टू ज्वाइन द फेजेस। इन दो इमिसिबल फेज को जो आपस में अच्छे से मिक्स नहीं होते, उनको मिक्स करने के लिए हम इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट या मैकेनिकल एनर्जी, जैसे होमोजेनाइजर या इसको रिवॉल्व रोटेट करना, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करते ताकि ये दोनों फेज आपस में मिसिबल हो जाएं। So second one is emulsion is a thermodynamically unstable system consisting of an at least two immiscible liquid phases, one of which is dispersed phase as globules in the other liquid stabilized by the presence of emulsifying agent। इसको thermodynamically unstable system क्यों बोलते हैं? अब thermodynamics क्या है? जिसमें किसी भी काम करने के वक्त एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में निकलती है, उसको हम थर्मोडायनेमिक से अपन डिफाइन करते हैं। अनस्टेबल सिस्टम यानी इसमें जो स्टेबिलिटी है इसकी, जो दोनों फेजेस की, वो स्टेबल नहीं है, तो इनको स्टेबल करने के लिए हम इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं। डायग्राम में आप देखेंगे चार आपको ABCD चार डायग्राम दिख रहे हैं। डायग्राम ए को यहाँ नीचे डिफाइन किया गया है, टू इमिसिबल लिक्विड नॉन इमल्सिफाइड। ये फेज जो है ए और बी दोनों में इमल्सिफाइड नहीं है। देन हम बी में जाते हैं, इमल्शन ऑफ फेज बी डिस्पर्स्ड इन फेज ए। यहाँ पर जो ये बी जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे फेज ए में डिस्पर्स्ड दिख रहे हैं। थर्ड जो है अनस्टेबल इमल्शन प्रोग्रेसिवली सेपरेट्स। अगर हमारा इमल्शन का मीडियम अनस्टेबल होगा, इमल्सिफाइंग एजेंट सही नहीं है या उसकी क्वांटिटी प्रॉपर नहीं है, तो भी हमारा इमल्शन जो है वो स्टेबल नहीं होगा। और फोर्थ डी में आप देखेंगे द पर्पल सरफेक्टेंट पोजीशन इटसेल्फ ऑन द इंटरफेसेस बिटवीन फेज ए एंड बी स्टेबलाइजिंग द मीडियम। यहाँ पर हम प्रॉपर अमाउंट में स्टेबलाइजिंग एजेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट को मिक्स करेंगे तो हमारा जो डायग्राम है इस तरह से इमल्शन जो है वो स्टेबल होगा। ठीक है, नाउ दी टाइप्स ऑफ इमल्शन। इमल्शन के टाइप्स कितने होते हैं? ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन एंड वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। ये दो बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ इमल्शन है। अगर हमारा वाटर डिस्पर्शन मीडियम में है और उसके अंदर ऑयल के ग्लोब्यूल्स हैं, तब हम उसको ऑयल इन वाटर बोलेंगे, यानी वाटर कॉन्टिन्यूस फेज है। लेकिन जब हमारा वाटर इन ऑयल के सिस्टम में ऑयल हमारा कॉन्टिन्यूस फेज में होता है और उसमें वाटर जो होता है वो डिस्पर्स्ड फेज के फॉर्म में होता है, तब हम उसको वाटर इन ऑयल फॉर्म ऑफ इमल्शन बोलेंगे। सो ऑयल इन वाटर और वाटर ऑयल इन वाटर इन ऑयल, ये इस टाइप के भी इमल्शंस होते हैं जो मल्टीपल इमल्शंस अपन बोल सकते हैं, ऑयल और वाटर ऑयल वाटर। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इमल्शंस कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द ड्रॉपलेट साइज। जैसे हमने कॉमनली 0.25 टू 25 माइक्रोन का एक साइज देखा इमल्शन का। अगर इससे कम या ज़्यादा इमल्शन साइज होता है तो उसको माइक्रो इमल्शन और नैनो इमल्शन भी बोलते हैं, अगर इससे और भी छोटे इमल्शन होते हैं तो। बट ये साइज़ के अकॉर्डिंग हम इमल्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, जैसे सॉल्युबिलिटी टेस्ट, डाइल्यूशन ऑफ इमल्शंस, कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स, ये अलग अलग टाइप्स हैं इसके। नाउ
कंपोजिशन ऑफ द इमल्शन, हमारे इमल्शन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। पहले हम ऑयल इन वाटर इमल्शन की बात करेंगे। तो ये हमारा अंदर जो है ये ऑयल है और ये जो मीडियम है ये वाटर है। तो इंटरफेशियल लेयर इमल्सिफाइंग एजेंट असेंशियल टू स्टेबलाइजिंग द इमल्शन, ये जो ग्रे कलर की लेयर आप देख रहे हैं ये इमल्सिफाइंग एजेंट की लेयर है। यही हमारे दोनों इमिसिबल सिस्टम को स्टेबल करती है। ऑरेंज वाला जो ये ग्लोब्यूल है ये डिस्पर्स्ड मीडियम है जो स्मॉल क्वांटिटी में है, और ये ऑयल फेज हमारे मीडियम में डिस्पर्स्ड है यानी फैला हुआ है। लिमिटेड इफेक्ट्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमल्शन, जिसका इमल्शन पे बहुत कम प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इसके चारों तरफ इमल्सिफाइंग एजेंट प्रेजेंट है। एक्वस मीडियम जो कॉन्टिन्यूस फेज या मीडियम है हमारा, एक्वस केमिकल रिएक्शंस अफेक्ट द इंटरफेस एंड हेंस इमल्शन स्टेबिलिटी। जो एक्वस फेज होते हैं वो हमारे इंटरफेस को, इस इमल्सिफाइंग एजेंट को जो फेज बना रहे हैं दोनों के बीच में, उसको भी अफेक्ट करते हैं और इमल्शन की स्टेबिलिटी भी। बट हम प्रॉपर अमाउंट में इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे तो हमारा इमल्शन स्टेबल होता है। नाउ फार्मास्यूटिकल इमल्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शन क्या है। ओरल इमल्शन, लिक्विड के फॉर्म में हम ओरल इमल्शंस यूज़ करते हैं, जैसे जेलूसिल वगैरह के इमल्शंस वगैरह आते हैं पेट की एसिडिटी कम करने के लिए। एक्सटर्नल इमल्शन, लिनीमिन, कैलामाइन लोशन वगैरह जो आते हैं एक्सटर्नल इरिटेशन वगैरह रिमूव करने के लिए। क्रीम्स आते हैं सेमी सॉलिड के फॉर्म में, वो भी इमल्शन के डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। देन पेरेंट्रल इमल्शंस, जिनको हम बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं। इससे पहले सस्पेंशन में भी हमने देखा था, इंट्रामस्कुलर लूट से हम सस्पेंशन, पेरेंट्रल सस्पेंशन लेते थे। तो यहाँ पर इमल्शन भी आते हैं जो पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म में इंट्रामस्कुलर रूट से दिए जाते हैं। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शन, इमल्शन की क्या उपयोगिता है हमारे कोर्स में, हमारे फार्मेसी में। ओरल रेक्टल टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड ऑयल सोल्यूबल ड्रग्स, जो ड्रग्स ऑयल में सोल्यूबल हैं या जो विस्कस टाइप की हैं उनको इमल्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि आसानी से ओरल रेक्टल और टॉपिकल रूट से इन्हें दिया जा सके। देन अनप्लीजेंट टेस्ट और ओडर कैन बी मार्क्स्ड बाय द इमल्सिफिकेशन, अगर आपके ड्रग में टेस्ट बिटर है या अनप्लीजेंट है जो पसंद नहीं आ रहा है, उसको इमल्शन के फॉर्म में कन्वर्ट होने से उसका टेस्ट हम मास्क कर सकते हैं, टेस्ट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। देन अब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन ऑफ द मेडिकामेंट, अब्जॉर्प्शन और पेनिट्रेशन ऑफ मेडिकामेंट आर एनहांस्ड बाय द इमल्सिफिकेशन, अगर हमारे ड्रग को हम इमल्सिफाई कर देंगे, जैसे दूध से मक्खन निकालना एक इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के थ्रू अगर हमारा मेडिकामेंट जो हमारे क्रूड ड्रग में प्रेजेंट है या पेनिट्रेशन करवाना है हमारी ड्रग को, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू आसानी से हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ वाटर सोल्यूबल ड्रग और वैक्सीन टू प्रोवाइड द स्लो रिलीज, मसल पार्ट में अगर इमल्शन इंजेक्शन के थ्रू हम इंजेस्ट करते हैं तो धीरे धीरे ये हमारे बॉडी में डिजोल्व होके लंबे समय तक इफेक्ट देते हैं। एंड द यूज़ ऑफ स्टेराइल स्टेबल, that is emulsion containing fats, carbohydrate, vitamins as a potential nutrition. The use of sterile stable intravenous emulsions containing क्योंकि पेरेंट्रल रूट्स की जो ड्रग होती है उनको स्टेराइल किया जाता है, इसमें सम ऑफ द टाइम फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जो पोटेंशियल न्यूट्रिशन सोर्स होते हैं उनको भी हम दे सकते हैं। नाउ फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शंस, इमल्शन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है अपना यहाँ पर इमल्सिफाइंग एजेंट, सिलेक्शन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफायर्स जो हमारे दो इमिसिबल फेस को आपस में मिलाते हैं और उन्हें स्टेबल रखते हैं हमारे इमल्शन को। एन इमल्सिफाइंग एजेंट इज एनी मटेरियल दैट एनहांसेस द स्टेबिलिटी ऑफ अ इमल्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोएलिसेंस और रिड्यूसिंग द क्रीमिंग। जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं इस टाइप के मटेरियल होते हैं जो हमारे इमल्शन को स्टेबल करेंगे। स्टेबल करने का मतलब ये है कि जो ग्लोब्यूल पार्टिकल्स हैं उनके वो सस्पेंडेड रहें, डिस्पर्स्ड रहें और उनके आपस में क्रीम फॉर्मेशन यानी एक दूसरे से क्लॉक फॉर्मेशन होने ना दें, कोएलिसेंस फॉर्मेशन ना करें, आपस में ज्वाइंट ना हो जाएं और एक दूसरे से क्लम्प ना बनाएं और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहें, इसलिए हम उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट को मिक्स करते हैं। So the ideal emulsifying agent is colorless, odorless, tasteless, non-toxic, non-irritant and able to produce stable emulsions at low concentration. जो हमारे emulsion होते हैं उनमें
इमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं उनमें खुद का कोई कलर इमल्शन पे नहीं आना चाहिए, ओडर कोई सुगंध या कोई टेस्ट नहीं देने वाला होना चाहिए, हमारे इमल्शन को टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ना करे, हमारे बॉडी में अप्लाई करने पर इरिटेशन कॉज ना करे, और एक स्टेबल इमल्शन बनाने की सारी प्रॉपर्टी हो जो स्मॉल अमाउंट में डालने से ही वो अपनी प्रॉपर्टी शो करे। तो ये आइडियल प्रॉपर्टीज होती है इमल्सिफाइंग एजेंट की। कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज़ करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट मटेरियल्स के बने होते हैं अकेशिया, ट्रगैकंथ, एगार, पैक्टिन, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन के लिए हम इस टाइप के इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं। प्रोटीन सब्सटेंसेस, जिलेटिन, एग यॉक, केसिन, ये सारी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शंस में। हाई मॉलिकुलर वेट एल्कोहल्स जो होते हैं एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट जो यूज़ किए जाते हैं, दैट आर योर स्टेराइल अल्कोहल, सिटाइल अल्कोहल, ग्लिसरिल मोनोस्टियरेट ऑयल इन वाटर इमल्शन के लिए, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो वाटर इन ऑयल इमल्शन के लिए यूज़ किया जाता है। वेटिंग एजेंट्स जो हमारे इमल्शन को मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हें कीप यानी गीला रखते हैं ताकि आसानी से उन्हें इमल्शन फॉर्म में बनाया जा सके। अनायनिक, कटायनिक, नॉन आयनिक इमल्शन वेटिंग एजेंट, सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन और वाटर इन ऑयल टाइप, दोनों ही टाइप के इमल्शन में अलग अलग यूज़ होते हैं। फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स जो होते हैं जैसे बेंटोनाइट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन बनाने के लिए इन सब के इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। नाउ कमिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन टाइप, किस टाइप का इमल्शन है, ऑयल इन वाटर है, वाटर इन ऑयल, इनको टेस्ट करने के तरीके हैं हमारे पास। डाइल्यूशन टेस्ट, जैसे मिसिबिलिटी टेस्ट, यानी हमारे अगर जो हमारा इमल्शन है वाटर में डाइल्यूट हो जाता है, उसके फेस डिस्पर्स नहीं होते, तो हमारा ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन होता है। स्टेनिंग टेस्ट, स्टेन करके ये डिटरमाइन किया जाता है अगर हमारा जो कंटिन्यूस फेज है उसमें कलर आता है तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑयल इन वाटर टाइप का होगा। कंडक्टिविटी मेजरमेंट, अगर कंडक्शन हो रहा है किसी रॉड एनोड कैथोड को बल्ब के एरिया वाले साइड पर रखने पर बल्ब जल रहा है, एक सेल बना के अगर हम बल्ब को टेस्ट करेंगे वो जल रहा है, तो वाटर कॉन्टिन्यूस फेज में होगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है वाटर। फ्लोरेसेंस टेस्ट, अगर फ्लोरेसेंस या रोशनी आ रही है, ये सारी चीज़ें भी हमारे ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन को डिफाइन करेगी, हम इसके बारे में देखेंगे। सो अपना है डाइल्यूशन टेस्ट। इन दिस टेस्ट द इमल्शन इज डाइल्यूटेड विथ इधर ऑयल और वाटर। इमल्शन को वाटर और ऑयल से कॉन्टिन्यूस फेज में रख के उसको डाइल्यूट किया जा सकता है। इफ द इमल्शन इज ऑयल इन वाटर टाइप एंड इट इज डाइल्यूटेड विथ वाटर, इट रिमेन्स स्टेबल एज वाटर इज इन द डिस्पर्शन मीडियम। अगर पानी उसके कंटिन्यूस फेज में होगा और आप उसको डाइल्यूट कर देंगे तो उसके फेज सेपरेट नहीं होंगे, बट इफ डाइल्यूटेड विथ ऑयल द इमल्शन विल ब्रेक, ऑयल एंड वाटर आर नॉट मिसिबल विथ ईच अदर। लेकिन वाटर कंटिन्यूस फेज में और आप उसमें ऑयल मिला देंगे तो वो फेज सेपरेट हो जाएंगे, तो इससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन है हमारा। Conductivity test, the basic principle of the test is that water is a good conductor of electricity. Therefore, in case of oil in water type of emulsion, the test will be positive as water is the external phase. Common है, पानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेगी, अगर continuous phase में water है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। Now डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट। अब ये डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट क्या होती है? इन दिस टेस्ट एन इमल्शन इज मिक्सड विद अ वाटर सोल्यूबल डाई जैसे कि एमेरेंथ एंड ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। इफ द कॉन्टिन्यूअस फेज अपीयर्स रेड, इट मीन्स दैट द इमल्शन इन ऑयल इन वाटर टाइप एज वाटर इज इन द एक्सटर्नल फेज एंड द डाई विल डिजोल्व इन इट टू गिव द कलर। अगर ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन है तो जब आप उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जो आप कॉन्टिन्यूअस फेज है वो लाल दिखाई देगा और जो ग्लोब्यूल्स हैं वो कलरलेस होंगे। तो इससे आप डिफाइन कर लेंगे कि हमारा ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन है। इफ द स्कैटर्ड ग्लोब्यूल्स अपीयर रेड एंड कंटिन्यूअस फेज कलरलेस, देन इट इज वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। लेकिन अगर आपके ग्लोब्यूल्स लाल हो जाते हैं और आपका कंटिन्यूअस फेज कलरलेस होता है तब वो वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन होगा। नाउ फ्लोरेसेंस टेस्ट। फ्लोरेसेंट टेस्ट क्या होता है? इफ एन इमल्शन ऑन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन शोज कॉन्टिन्यूअस फ्लोरेसेंस अंडर माइक्रोस्कोप, देन इट इज़ वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। अगर अल्ट्रावायलेट रेज में रखने पर माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड में हमारा इमल्शन रख के टेस्ट किया जाए, देखा जाए और उसमें से रेडिएशंस अगर निकल रहे हैं, फ्लोरेसेंस हो रहा है, तो वो वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन होगा। लेकिन अगर स्पॉट एंड इफ इट इज शोज ओनली स्पॉटेड फ्लोरेसेंस, देन इट इज वाटर इन ऑयल इन
सॉरी मैंने गलत कहा। पहले जो है अगर हमारा रेडिएशंस निकल रहे हैं, फ्लोरेसेंस हो रहा है माइक्रोस्कोप में देखने से, तो वो वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन होगा। लेकिन सिर्फ माइक्रोस्कोप के स्पॉट साइड में ही आपको चमकदार चीज़ें दिख रही है, रेडिएशंस फ्लोरेसेंस नहीं निकल रहा है, तो वॉट oil in water type of emulsion होगा। if the scattered globules appear red then continuous phase colorless then it is a water in oil type of emulsion। आपके ग्लोब्यूल्स लाल हो जाते हैं और continuous phase colorless होता है, जैसे इससे पहले अभी हमने डाई टेस्ट में देखा था, तो हमारा इमल्शन जो है वो वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन होगा। सो व्हाट आर द हाउ कैन वी सेलेक्ट द इमल्सिफाइंग एजेंट्स, कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एन आइडियल इमल्सिफाइंग एजेंट शुड possesses द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। इट शुड बी एबल टू रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द टू इमिसिबल लिक्विड्स, दो लिक्विड के बीच में एक लेयर में टेंशन को दूर करे ताकि वो लिक्विड आपस में मिक्स हो सके। इट शुड बी फिजिकली केमिकली स्टेबल इनर्ट कॉम्पेटेबल विद अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फॉर्मुलेशन, वो किसी भी इंग्रेडिएंट के साथ रिएक्शन ना करे, ऑर्डर कलर टेस्ट इरिटेशन ये कुछ भी ना दे अपना, तो वो एक अच्छा इमल्सिफाइंग एजेंट होगा। टॉक्सिसिटी इरिटेशन ना हो। ऑर्गेनोलेप्टिकली इनर शुड नॉट इम्पार्ट कलर टेस्ट, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस मेंटेन द रिक्वायर्ड विस्कोसिटी ऑफ द प्रिपरेशन, जितने ज़्यादा विस्कोसिटी की ज़रूरत है हमको वाटर में, वो उतना कैपेबल हो उतनी विस्कोसिटी देने में। इट शुड बी एबल टू फॉर्म a coherent film around the globules of the dispersed phase and should prevent the coalescence of the droplets of the dispersed phase। ये dispersed phase में जो globules हैं उनके लेयर पे सरफेस पे एक कोहेरेंट फिल्म बनाए जो कि दूसरे पार्टिकल्स को क्लॉग होने ना दे और आपस में दूर दूर डिस्पर्स्ड रखे। ये हम चाहते हैं हमारे आइडियल इमल्सिफाइंग एजेंट में ऐसी प्रॉपर्टी हो। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, कैसे ये वर्क करते हैं। व्हेन वन लिक्विड इज ब्रोकन इन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ग्लोब्यूल्स देन इंटरफेशियल एरिया इज इंक्रीजेज, अगर एक लिक्विड जो है ड्रॉपलेट जो है वो टूट जाएगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर बढ़ जाएगा तो इंटरफेशियल एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंटरफेशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द इंटरफेस आल्सो इंक्रीजेज, एरिया बढ़ने से इंटरफेशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। टू रिड्यूस द इंटरफेशियल एनर्जी ग्लोब्यूल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज टेंड्स टू कोएलिसेस, इस एनर्जी को कम करने के लिए ग्लोब्यूल्स आपस में आके मिल जाते हैं, कोएलिसेंस कोएलेज हो जाते हैं, जिसको हम मर्ज बोलते हैं, कोएलिसेंस बोलते हैं। टू प्रिवेंट द कोएलिसेंस एंड टू कीप सिस्टम स्टेबल एंड डिस्पर्स्ड स्टेट इट इज नेसेसरी टू ऐड द इमल्सिफाइंग एजेंट, इसीलिए हमको इमल्सिफाइंग एजेंट की ज़रूरत होती है कि ये जो ग्लोब्यूल्स हैं आपस में आके कोएलिसेल्स कोएलेस या मर्ज ना हो, तब हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग रहेंगे और डिस्पर्स्ड रहेंगे। देन रिडक्शन ऑफ द इंटरफेशियल टेंशन दैट इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलेशन, अगर दो फेजेस के बीच टेंशन कम हो जाएगा तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल इमल्शन होगा हमारा। एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेशियल फिल्म बैरियर दैट इज स्टीरिक स्टेबलाइजेशन मैकेनिकल बैरियर टू द कोएलिसेंस, तो ये इंटरफेशियल फिल्म बन जाएगी हमारे बैरियर के बीच जो मैकेनिकल बैरियर कोएलिसेंस को रोकेगी, और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बैरियर टू अप्रोच द ग्लोब्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये एक लेयर बना लेंगे जिसके कारण ग्लोब्यूल्स आपस में मिल नहीं पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे और कोएलिसेंस नहीं हो पाएगा। नाउ इमल्सिफाइंग एजेंट, अब ये इमल्सिफाइंग एजेंट को सर्फेक्टेंट की एक स्केल होती है, इस रेंज के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं। HLB मतलब हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बेस, ठीक है। हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बेस का मतलब क्या होता है कि जो प्रोफाइल होती है, जो लिक्विड में सोल्यूबल होते हैं उनको हम हाइड्रोफिलिक बोलेंगे, जो लिपिड में सोल्यूबल हैं लिपोफिलिक बोलेंगे, और इन दोनों की जो रेंज होती है वो यहाँ पर दी हुई है। जैसे 1 to 3 रेंज में आने वाले प्रोडक्ट को हम एंटी फोमिंग एजेंट बोलेंगे। देन ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट जिनका रेंज 3 to 6 है वो वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट होंगे। 7 to 9 तक के जो प्रोडक्ट हैं उनको हम वेटिंग एजेंट बोलेंगे। 8 to 18 के जो प्रोडक्ट है उनको ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट की कैटेगरी में रखते हैं। 13 to 15 इनको डिटर्जेंट्स हम बोलेंगे, एंड 15 to 18 को हम सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स बोलेंगे। तो ये एक रेंज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर आती है। इस रेंज में कौन सी रेंज में आने वाले इमल्सिफाइंग एजेंट को हम किस नेम से डिफाइन करेंगे, सो यू हैव टू स्टडी इट वेरी सिंसियरली एंड प्रॉपरली।
नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शन, इमल्शन को हम कैसे प्रिजर्व या स्टेबल रख सकते हैं? माइक्रोबियल कंटामिनेशन में अकर ड्यू टू, हमारे इमल्शन में माइक्रोबियल कंटामिनेशन कैसे हो सकता है? कंटामिनेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ इमल्शन और ड्यूरिंग इट्स यूज़, हमारे इमल्शन को यूज़ करते, उन्हें बनाते समय, प्रोडक्शन करते समय अगर कहीं पर कहा जाए इनसेनिटरी कंडीशन है या मॉइस्चर कंटेंट है वो हमारे इमल्शन में प्रेजेंट है, तो वो कंटामिनेशन कॉज कर सकते हैं, माइक्रोबियल अटैक कॉज कर सकते हैं। यूजेज ऑफ इम्प्योर रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स हैं प्रॉपरली ड्राई नहीं है, उनमें पहले से कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट है, वो कंटामिनेट कर सकते हैं। पुअर सैनिटरी कंडीशन कंटामिनेशन कॉज कर सकती है। इन्वेजन बाय एन अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे प्रोडक्ट के अंदर एंटर करता है तो वो भी एक कंटामिनेशन के चांस हो सकता है। कंटामिनेशन बाय द कंज्यूमर ड्यूरिंग द यूज ऑफ द प्रोडक्ट, हमारे कंज्यूमर के द्वारा अगर कोई कंटामिनेशन होता है प्रोडक्ट को यूज़ करते समय, यानी उन्हें कैप ओपन रख के रख दी इमल्शन की, या कहीं पर माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहा है वहाँ पर इमल्शन पड़ा है, तो इसकी वजह से भी कंटामिनेशन हमारे इमल्शन में हो सकता है। नाउ प्रिकॉशन टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, कैसे हम माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक सकते हैं? यूज़ ऑफ अनकंटामिनेटेड रॉ मटेरियल्स, ऐसे रॉ मटेरियल्स यूज़ करेंगे जिनमें किसी भी प्रकार का कोई कंटामिनेशन ना हो। केयरफुल क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट विथ स्टीम, जो इक्विपमेंट में हम इमल्शन बना रहे हैं उनको प्रॉपरली स्टरलाइज करेंगे स्टीम से, जैसे ऑटोक्लेव एक टेक्निक होती है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट हम रख देते हैं ब्राउन पेपर में रैप करके, तो स्टीम के थ्रू माइक्रोब्स रिमूव हो जाते हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी टेक्निक है जिससे हम अपने इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट को स्टरलाइज कर सकते हैं। द प्रिजर्वेटिव्स मस्ट बी, जो प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करेंगे माइक्रोबियल अटैक को रोकने के लिए वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। स्टेबल हीट और स्टोरेज कंडीशन में स्टेबल रहे, केमिकली कॉम्पेटेबल हो, कॉस्ट इकोनॉमिकली हो, रिजनेबल हो, एक्सेप्टेबल टेस्ट ऑर्डर कलर हो, इफेक्टिव हो बैक्टीरिया फंगस यीस्ट दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, अवेलेबल इन एक्वस और ऑयली फॉर्म एट इफेक्टिव लेवल कंसंट्रेशन। प्रिजर्वेटिव शुड बी अनआयनाइज्ड स्टेट टू पेनिट्रेट द बैक्टीरिया, ये क्या बोल रहा है? प्रिजर्वेटिव शुड बी इन अनआयनाइज्ड स्टेट टू पेनिट्रेट द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की लेयर है जो उनकी पहली सेल मेम्ब्रेन होती है उनको पेनिट्रेट करने के लिए ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, तभी हमारा जो प्रिजर्वेटिव है उनके सेल के अंदर जाके उनके सेल न्यूक्लियंट्स को डिसॉल्व करके बाहर ले आएगा, यानी रप्चर कर देगा उनकी मेम्ब्रेन को। प्रिजर्वेटिव्स मस्ट नो बाइंड टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ द इमल्शन, ये प्रिजर्वेटिव दूसरे इमल्शन के कंपोनेंट्स के साथ बाइंड ना हो। So what are the examples of antimicrobial preservatives used to preserve emulsified systems? कौन कौन से एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं? दैट इज़ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट एस्टर सच एज मिथाइल प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल पैराबेंस। ऑर्गेनिक एसिड्स के जो होते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, बेंजोइक एसिड। ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल सच एज फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स में सेट्रीमाइड आते हैं। क्रिसॉल डेरिवेटिव्स जैसे क्लोरोक्रिसॉल, और मिसलेनियस एजेंट्स में सोडियम बेंजोएट, क्लोरोफॉर्म, फिनॉक्सी, इथेनोलैमिन। ऐसे बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट के ड्रग के कॉम्पेटिबिलिटी के अकॉर्डिंग और दूसरे और भी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इनमें से सेलेक्ट किया जाता है किस टाइप का प्रिजर्वेटिव हमारे ड्रग के लिए कॉम्पेटेबल होगा, ठीक होगा। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, इमल्शन को कैसे स्टेबलाइज किया जा सकता है, उसकी स्टेबिलिटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। अ इमल्शन इज सेड टू बी स्टेबल इफ इट रिमेन्स एज सच आफ्टर इट्स प्रिपरेशन, अगर आप इमल्शन को जो बॉटल है उसकी कंटेनर है उसको आप टेबल पे रख देंगे और वो इमल्शन डिस्पर्स्ड दिखेगा, तो हम डिस्पर्स्ड कहने का मतलब पूरे ऑयल ग्लोब्यूल्स उसमें डिस्पर्स्ड रहेंगे जो भी फेज है उनका, तो उसको हम स्टेबल इमल्शन बोलेंगे। दैट इज डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डिस्पर्शन मीडियम ड्यूरिंग this storage. The emulsion should be chemically stable and there should not be any bacterial growth during its shelf life. ये जो chemicals उसमें present है emulsion में वो stable हो और कहीं भी contamination chemical reaction ना हो, bacterial growth ना हो during जो उसकी shelf life है 2 साल 3 साल जितना उसका expiry date है तब तक हमारा emulsion stable रहे। Emulsion stability में either reversible, irreversible manifest in the फॉलोइंग वेज, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो रिवर्स या इरिवर्सिबल हो सकती है बहुत सारे केसेस में जिसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे क्रैकिंग, ये इरिवर्सिबल इनस्टेबिलिटी होती है इसकी,
जो क्रैकिंग क्रैक्स बन जाते हैं इमल्शन में, उनको रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, इरिवर्सिबल होते हैं। फ्लॉक्यूलेशंस, जो फ्लॉक्यूल, जैसे हम सस्पेंशन में पढ़े थे फ्लॉक फॉर्मेशन हो जाता था, वैसे इमल्शन में भी ये फ्लॉक्यूलेशन होता है। क्रीमिंग की फेज़ आती है, ये इमल्शन आपस में क्रीम फॉर्मेशन कर लेते हैं। एंड द फेज़ इन्वर्शन, जो ऑयल इन वाटर है वो वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ये इसके इस अनस्टेबिलिटी के पैरामीटर्स हैं जिसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहला है आपका क्रैकिंग। क्रैकिंग मीन्स द सेपरेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ डिस्पर्स्ड and discontinuous phase due to the coalescence of the dispersed phase and globules which are difficult to redisperse by the shaking। ये irreversible type of instability है हमारे emulsion की। जो दो फेज होते हैं वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, क्योंकि इनके जो ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं, जो ग्लोबुल पार्टिकल्स हैं, उनमें कोएलेसेंस हो जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं। ये इनको शेक करने पे भी रिमूव नहीं किया जा सकता। क्रेकिंग में अकर ड्यू टू द फॉलोइंग रिएक्शंस। किन किन रिएक्शंस की वजह से क्रेकिंग हो सकता है? बाय एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट ऑफ द अपोजिट टाइप, यानी आपका इमल्शन है ऑयल इन वाटर टाइप का और वाटर इन ऑयल टाइप का, आप इमल्सिफाइंग एजेंट आप डाल देंगे तो उसकी वजह से आपका इमल्शन क्रैक हो सकता है। डिकम्पोजिशन प्रेसिपिटेशन ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट, ऐड करने के बाद अगर आपका इमल्सिफाइंग एजेंट प्रेसिपिटेट हो जाता है तो भी आपकी क्रैकिंग हो जाएगी इमल्शन की। एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्वेंट, जो कॉमन सॉल्वेंट्स अपन ने देखे हैं अल्कोहल वगैरह, अगर आप उसे ऐड कर देते हैं और जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो क्रैकिंग कॉज कर सकते हैं। माइक्रोबियल अटैक की वजह से, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, क्रीमिंग की वजह से हमारा इमल्शन क्रैक हो सकता है। ये डायग्राम में आप देखेंगे, ये कोएलिसेंस है, ये दो ग्लोब्यूल्स आपस में पास आके बाइंड हो जाते हैं। देन फ्लॉक फॉर्मेशन, ऐसे अलग अलग गुच्छे बना लेंगे फ्लॉक फॉर्मेशन से। थर्ड है क्रीमिंग, ऊपर आपके पूरे ऑयल ग्लोब्यूल्स तैरने लगेंगे। एंड फोर्थ है आपका ब्रेकिंग, दो फेज आपस में सेपरेट हो जाएंगे जिसको हम क्रैकिंग भी बोल सकते हैं। ये गुड इमल्शन बीच में है और ये अलग अलग होने वाले इसके प्रॉब्लम्स है जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। नाउ सेकंड है आपका फ्लॉक्यूलेशंस। अब ये फ्लॉक फॉर्मेशन कैसे होता है? इन फ्लॉक्यूलेटेड स्टेट द सेकेंडरी इंटरेक्शन दैट इज वंडरवाल फोर्स मेंटेन द ड्रॉपलेट्स एट अ डिफाइंड डिस्टेंस ऑफ अ सेपरेशन। फ्लॉक्यूलेशन स्टेज जो सेकेंडरी इंटरेक्शन होता है उसमें ड्रॉपलेट्स एक दूसरे को एक निश्चित दूरी पर रखते हैं, वैंडरवाल फोर्स उन पे लगता है। एप्लीकेशन ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द फॉर्मुलेशन, या शेक करने पर डिस्पर्स द रीडिस्पर्स दिस ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म अ होमोजेनस फॉर्मुलेशन। शेक करने पर ये पूरे ड्रॉपलेट्स वापस में रीडिस्पर्स हो जाते हैं। ऑल्दो फ्लॉक्यूलेशन में स्टेबलाइज द फॉर्मुलेशन, there is also possibility that the close location of droplets would enable droplet coalescence to occur if the mechanical properties of the interfacial film are compromised। यहाँ पर जो फ्लॉक्यूलेशन सस्पेंशन में हमने पढ़ा था, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में, कि शेक करने पर ये पार्टिकल्स आपस में फिर से रीडिस्पर्स हो जाते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। वही फ्लॉक्यूलेशन है जो हमारे इमल्शन को रीडिस्पर्स करने पर, शेक करने पर स्टेबलाइज करता है। और जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, कोएलिसेंस के ड्रॉपलेट्स, उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंटरफेशियल फिल्म को हो सकता है हार्म कर सकती है। क्या लिखा है यहाँ पर? देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी दैट क्लोज लोकेशन ऑफ द ड्रॉपलेट्स, अगर ये ड्रॉपलेट्स एकदम क्लोजली एक दूसरे के साथ हैं, दैट ड्रॉपलेट कोएलिसेंस टू अकर, ये ड्रॉपलेट्स आपस में बाइंड हो जाएंगे तो रीडिस्पर्स करने पर इनकी इंटरफेशियल फिल्म जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, जो इमल्सिफाइंग एजेंट की फिल्म होगी। नाउ थर्ड वन है क्रीमिंग। क्रीमिंग क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स टू फॉर्म अ थिक लेयर एट द सरफेस ऑफ द इमल्शन। ये जो ग्लोब्यूल्स होते हैं सरफेस के ऊपर लेयर पर मूव करते हैं और एक थिक लेयर बना लेते हैं। क्रीमिंग इज टेम्पररी फेज बिकॉज इट कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड बाय माइल्ड शेकिंग और स्टीयरिंग टू गेट अगेन अ कॉन्टिन्यूस होमोजीनस इमल्शन। शेक करने पर ये जो क्रीम फेज है ये टेम्परली रिमूव हो जाता है और हमारे ऑयल ग्लोब्यूल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रीमिंग आर डिस्क्राइब्ड बाय द स्ट्रोक्स लॉ। ये स्ट्रोक्स लॉ है जिसके थ्रू हम किसी भी इमल्शन में होने वाले क्रीमिंग को डिफाइन कर सकते हैं। V इज इक्वल टू 2R स्क्वायर D1 माइनस D2
G upon 9 eta. Here V is the rate of creaming. कितना क्रीम लेयर की थिकनेस मोटाई कितनी है ये डिफाइन किया जाता है स्टोक्स लॉ से. R is the radius of globule. ग्लोब्यूल का साइज कितना बड़ा है. डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज. आपने ऑयल ग्लोब्यूल या डिस्पर्स्ड फेज को कितने अमाउंट में लिया है. डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम की कितनी क्वांटिटी है मीडियम की. G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. उसमें एक कांस्टेंट है जिस पे गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है. एंड N इज द विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम. ये जो ईटा है ये हमारे डिस्पर्शन मीडियम की विस्कोसिटी है कि कितना ज़्यादा वो गाढ़ा है हमारा इमल्शन. ये फ्लॉक्यूलेशन एंड कोएलेसेंस को यहाँ डिफाइन किया गया है. कॉलिजन एंड स्टिकिंग रिएक्शन स्टीयर टू चेंज द केमिकल रिएक्शन. यहाँ पर ये एक दूसरे से फ्लॉक्यूलेशन, ये जैसे फ्लॉक्स फॉर्मेशन हो रहा है और फिल्म अगर इनकी रप्चर हो जाती है, ये पहाड़ सपोज इमल्सीफाइंग एजेंट है दोनों की तरफ, अगर ये रप्चर हो जाएगी तो ये हमारे जो पार्टिकल्स हैं ये कोएलेसेंस हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे. यही चीज़ इससे पहले बताई गई थी. इसको वापस से शेक करने पर रीहोमोजेनाइजेशन हो जाता है इनका, ये ड्रॉपलेट्स अलग अलग हो जाते हैं और वापस से हमारा फेज जो है वो नॉर्मल चलने लगता है. फॉलोइंग अप्रोचेज कैन बी यूज टू डिक्रीज द क्रीमिंग. कैसे कम कर सकते हैं क्रीमिंग को. रेडियस ऑफ द ग्लोब्यूल्स. ग्लोब्यूल के रेडियस को कम करके. डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. उनकी डेंसिटी को डिफरेंस जो है दोनों के बीच में उसको कम करके हम क्रीमिंग को कम कर सकते हैं. विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम को स्टेबलाइज करके यानी रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ विस्कोसिटी रख के, ज़्यादा विस्कस हो गया तो भी क्रीमिंग हो सकती है. तो एक ऑप्टिमम क्रीम विस्कोसिटी रख के हम क्रीमिंग अवॉइड कर सकते हैं. और स्टोरेज कंडीशन, जिस कंडीशन में स्टोर करने का कहा गया है वो हमें फॉलो करना चाहिए. फोर्थ वन है आपका फेज इन्वर्शन. इट मीन्स द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ इमल्शन इनटू अदर टाइप, दैट इज ऑयल इन वाटर इमल्शन इनटू वाटर इन ऑयल टाइप एंड वाइस वर्सा. एक का दूसरे फेज में कन्वर्ट हो जाना. ये क्यों होता है. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें ऐड करेंगे, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अपने इमल्शन में ऐड करने पर होता है. चेंजिंग द फेज वॉल्यूम रेशो, जो रेशो पहले से है अगर उसको कम ज़्यादा करेंगे तो भी ये फेज इन्वर्शन हो सकता है टेम्परेचर चेंज होने की वजह से. या फिर इमल्सीफाइंग एजेंट अगर आप उसमें और कोई चेंज कर देंगे तो भी फेज इन्वर्स हो सकता है. द फेज इन्वर्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज बिटवीन 30 to 60% एंड स्टोरिंग द इमल्शन इन कूल प्लेस यूजिंग अ प्रॉपर इमल्सीफाइंग एजेंट इन अडिक्वेट कंसंट्रेशन. ये चीज़ें क्लियर है. 30 से 60% हमारा उसमें डिस्पर्स्ड फेज होना चाहिए जो ऑयल ग्लोब्यूल्स हम ले रहे हैं ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन में. स्टोरिंग उनकी कंडीशन जो होती है वो कूल प्लेस में होती है, यानी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच इनको रखा जाता है. ठीक है. और यूजिंग 2 से 8 तो कोल्ड होगा, ये 8 से 25 तक का कूल प्लेस हम बोल सकते हैं. ठीक है. यूजिंग अ प्रॉपर इमल्सीफाइंग एजेंट इन एडिक्वेट कंसंट्रेशन. नाउ स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन. कैसे हम स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. क्रीमिंग क्रैकिंग को हम रोक सकते हैं. क्रैकिंग का मतलब दो फेज सेपरेट हो जाना, क्रीमिंग का मतलब ऑयल फेज ऊपर तैरते रहना. ग्लोब्यूल साइज. स्मॉलर ग्लोब्यूल साइज विथ स्लोअर क्रीमिंग सेडिमेंटेशन देन लार्जर पार्टिकल अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ. स्टेबल इमल्शन रिक्वायर a maximal rubber of small sized globules, maximum number of small sized globules and few are possibly large diameter. बहुत सारे जो हैं वो स्मॉल हो और उसमें से कुछ लार्ज हो तो ये स्टेबल इमल्शन होता है. A homogenizer will efficiently reduce the droplet size by forcing the emulsion through a small aperture to reduce the size of the globules. homogenizer से अगर हमारा droplet form में emulsion निकल रहा है तो वो stable emulsion बनाता है. Additionally, reducing droplet size may additionally increase the viscosity if more than 30% of the dispersed phase. अगर इसमें और ड्रॉपलेट साइज को कम कर दिया जाए और विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो 30% डिस्पर्स्ड फेज इसमें प्रेजेंट होगा. विस्कोसिटी ऑफ द कॉन्टीन्यूअस फेज. हमारे कंटिन्यूअस फेज की विस्कोसिटी कैसी रहनी चाहिए. इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी कॉन्टीन्यूअस फेज विल रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर ग्लोब्यूल टू क्रीम एंड हेंस कोएलेसेंस एज दिस रिड्यूसेस द मूवमेंट ऑफ ग्लोब्यूल्स. अगर वो ज़्यादा विस्कस होंगे तो ज़्यादा ग्लोब्यूल्स आपस में पास नहीं आएंगे और क्लॉक फॉर्मेशन नहीं करेंगे. कैसे विस्कोसिटी को बढ़ाई जाती है. एनहांसिंग द एजेंट विल इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द कॉन्टीन्यूअस फेज में बी इन ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन ट्रेगैक एंड सोडियम एल्जिनेट methyl cellulose. हायर परसेंटेज ऑफ ऑयल
globules, decreasing the globule size of the internal phase. जो internal phase है हमारे globule का, यानी जो dispersed phase है उसमें globule size कम होना चाहिए, और higher amount of solid fats और oily phase जो होते हैं वो प्रेजेंट होना चाहिए. हाई रेशियो ऑफ सॉलिड फैट और लिक्विड फैट जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए. इमल्सिफाइंग एजेंट कैसे होना चाहिए? हाइड्रोक्लोराइड सर्फेक्टेंट्स या अदर forming interfacial film mechanical barrier which decreases the potential for coalescence. interfacial film mechanical barrier जो है वो रहना चाहिए ताकि coalescence ना हो पाए. surfactant जो होते हैं वो interfacial tension कम करते हैं. हाइड्रोक्लोराइड्स इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम. जो क्लोराइड्स होते हैं वो मीडियम की विस्कोसिटी बढ़ाएंगे तो ग्लोबुल्स आपस में पास आके क्लॉक फॉर्मेशन नहीं करेंगे. केयर शुड बी टेकन फॉर एनी एफर्ट्स व्हाट शुड अफेक्ट द इंटरफेशियल फिल्म. जो फिल्म है, लेयर है दो फेजेस के बीच में, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल इफेक्ट किसी की भी वजह से. ओके. और स्टोरेज टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए इमल्शन का? एकदम ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर ना हो. वाटर फ्रीज इट्स एक्सपांड. व्हेन वाटर फ्रीजेज इट एक्सपांड, सो अनड्यू प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स एंड इमल्सिफाइंग एजेंट फिल्म विच में लीड टू क्रैकिंग. अगर वाटर वहाँ कम हो जाएगा डिस्पर्शन मीडियम में तो प्रेशर जनरेट होगा जिसके कारण डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल और इमल्सिफाइंग एजेंट की जो फिल्म है वो क्रैक हो सकती है और क्रैकिंग की कंडीशन आ सकती है. कन्वर्सली एन इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फेज एंड डिसरप्ट्स द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटरफेशियल फिल्म. एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ collisions between droplets will occur leading to increased creeping and cracking. ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबुल एक दूसरे के पास आएंगे, टकराएंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो भी हमारा इमल्शन अनस्टेबल हो जाएगा. ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड. वी आर हियर. थैंक यू फॉर दिस लेक्चर.